इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के एटीएस के पूर्व चीफ हिमांशु रॉय ने आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। हिमांशु रॉय ने अपने सरकारी आवास पर अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है। ऐसा क्यों किया इन्होंने पता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कद्दावर पुलिस वाले की छवि रखने वाले हिमांशु रॉय, चाहे वो आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग हो, जेडे मर्डर केस हो, बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस को हैंडल किया, डील किया, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस के चीफ एन में हिमांशु रॉय ने खुद के मुंह में रिवॉल्वर रखकर अपनी जान ले ली। ये सबसे चौंकाने वाली खबर इस वक्त की है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग, जेडे मर्डर केस, वो सारे इंपॉर्टेंट केसेस जो खास करके महाराष्ट्र में अक्सर चर्चा में रहे हैं, उनको डील किया था, उनको हैंडल किया था हिमांशु रॉय में। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि वो अपनी ही बीमारी के चलते, शायद उन्हें कैंसर था। अभी देखिए, हम आधिकारिक पुष्टि की बात कर रहे हैं। टॉप कॉप के नाम से जाने वाले हिमांशु रॉय बहुत ज्यादा अपनी बीमारी से परेशान चल रहे थे। सो मच सो कि 3 सालों से उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस जो है वो लगभग न के बराबर कर दिया था। वो लोगों के फोन कॉल्स लेना बंद कर चुके थे। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस के एडीजी के तौर पर वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन अचानक ऐसी खबर आज की तारीख में जिसने हर किसी को चौंका दिया। आपको याद होगा, जब जब ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो हिमांशु रॉय चार्ज लेते थे, लीड करते थे, सारे सवालों के जवाब दिया करते थे। एक टॉप कॉप की छवि, बहुत सारे ऐसे फिल्मी किरदार रहे हैं जो इंस्पायर हुए थे हिमांशु रॉय से। लेकिन आज खबर आई कि पूर्व एटीएस चीफ हिमांशु रॉय ने सुसाइड कर लिया है, खुद को अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से शूट कर दिया। हम आपको और ज्यादा जानकारी देंगे, देखिए, इसलिए क्योंकि जैसे ही हमारे पास ये खबर आई कि टॉप कॉप, महाराष्ट्र के टॉप कॉप हिमांशु रॉय नहीं रहे, तो हमें लगा कि इतनी यंग एज में ऐसा क्या हुआ। फिर बाद में हमें खबर मिलती है अचानक कि हिमांशु रॉय ने खुदकुशी की है। और उसके बाद छन छन के जो खबर आती है वो ये कि हिमांशु रॉय बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, अपनी ही बीमारी की वजह से वो बहुत परेशान कर रहे थे। तो क्या अपनी ही बीमारी से हार गए? बेहद सख्त ऑफिसर के तौर पर 55 इयर्स एज, और आप देखिए कैसे उन्होंने अपने आप को वेल मेंटेन किया हुआ था। एक्सरसाइज का उन्हें बहुत ज्यादा शौक था, जिमोलिक उनको कहा जाता था। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार सुबह उन्होंने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर जान दे दी है। आपको याद होगा, आईपीएल की सट्टेबाजी हो या फिर दाऊद की संपत्ति को जब्त करने वाला अभियान हो, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया था। अंडरवर्ल्ड की कवरेज करने वाले जेडे जो पत्रकार थे चर्चित, उस हत्या की गुत्थी भी इन्होंने ही सुलझाई, अहम भूमिका उसमें निभाई। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हिमांशु रॉय नहीं रहे हैं, उन्होंने अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से अपनी जान ले ली। लोग ये भी बता रहे हैं, जो हमारे सोर्सेज है, कि हिमांशु रॉय अपनी बीमारी के चलते 2016 से ही ऑफिस नहीं जा रहे थे। अभी तक हमें उनकी फैमिली से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं मिल पाया है, लेकिन उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और कई सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि वो अपनी बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। अपनी फिटनेस पर ध्यान रखने वाले, अपनी फिजिक का ख्याल रखने वाले, अपने खुद का ख्याल रखने वाले हिमांशु रॉय इस बात को नहीं पचा पाए कि वो किसी बीमारी से कैसे जूझ सकते हैं। मेरे सहयोगी संजय सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संजय, आप तो पर्सनली भी हिमांशु रॉय को जानते हैं, इनफैक्ट आपने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या पर्सनल उनसे बातचीत हो, हर बार की है। ही वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉप, इसीलिए उनको टॉप कॉप कहा जाता था। ऐसे में बीमारी से हार जाना अपने आप में सच में चौंकाने वाला है। जी बिल्कुल, दरअसल में को नहीं जाता था, काफी जिंदा दिल इंसान थे और खासकर अपनी सेहत को लेके बहुत ही सजग और चौकस रहते थे। एक जमाने में जब डीसीपी जोन 1
थे तब मैं उनसे मिला था, तब उनकी बेसिकली जो शरीर सौष्ठव वगैरह उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को अपना पैशन बना लिया। अब जबरदस्त शरीर सौष्ठव करके अपने मसल्स और बॉडी बिल्डिंग उन्होंने की थी, इस वजह से दबंग के तौर पे जाना जाता था। जब वो जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम थे मुंबई पुलिस के, उसके बाद ATS चीफ थे, तो मेरी उनसे लगातार मुलाकात होती थी। काफी जिंदा दिल किस्म के इंसान थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से वो बहुत बुरी तरह से बीमार चल रहे थे। एक आध मुलाकात हुई तो लग रहा था जैसे काफी दुखी थे अपनी खराब सेहत को लेकर, और उसको लेकर काफी अपने आप से खुद से बहुत नाराज थे। ये एक वजह से कि मैंने एक व्यक्ति के अंदर दोनों तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होते देखा कि कैसे एक जिंदा दिल और लाइफ से भरपूर व्यक्ति जो एकदम जाबाज पुलिस अधिकारी था, एकदम कड़क पुलिस अधिकारी था, और किस तरह से एक बीमारी के हाथों मजबूर हुआ व्यक्ति और किस तरह से खराब सेहत की वजह से परेशान था। ये दोनों तरह के रूप मैंने उनको देखे थे। लेकिन जब भी मैं मिला था, एक बात तय है कि बस्ट्रॉन्ग ने पुलिस अधिकारी के तौर पर उन्होंने अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तौर पर निभाया था। खासकर एक सेकंड संजय, आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के फॉर्मर DG PS पसरीचा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पसरीचा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये सच में चौंकाने वाली बात है सर, हम खुद चौंक गए। हिमांशु रॉय खुदकुशी कर ली उन्होंने। हाँ, नहीं, बहुत ही अफसोसजनक बात है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं पिछले महीने ही उससे बात करी। मैं हर 1-2 महीने में उससे बात करता रहता था, क्योंकि वो तो जब मैं DG था तो मेरा स्टाफ अफसर भी था, तो मेरा पर्सनल रेपो बहुत डिफरेंट था। इनफैक्ट वो मुझे तब से जानता है जब वो कॉलेज का लड़का था, मैं ट्रैफिक कमिश्नर था, तो मुझे मिलने आता था। इनफैक्ट उसी से इंस्पिरेशन लेके उसने IPS ज्वाइन करी थी, तो मैं काफी उसके साथ क्लोज था। बहुत ही अच्छा अफसर था, बड़ा मतलब बहुत ही दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, और वेरी कॉम्पिटेंट, बहुत ही साहसी, बहुत ही अच्छे स्वभाव का, मीठा बोलने का। साहब, आप तो उनको पर्सनली जानते हैं, हमने तो उन्हें सिर्फ TV पर देखा, हमने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए देखा। एंड मैं इतना कह सकती हूँ कि जब भी वो होते थे स्क्रीन पर, बहुत लाइवली, वो हर सवाल का जवाब देते थे। ही वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉप सर। और आप तो पर्सनली उनको जानते हैं, आप बता रहे हैं, और आपने अभी उनसे, आपने कहा कि कुछ टाइम पहले उनसे बात हुई थी। वो क्या डिप्रेशन में थे? पहले 3-4 मैं तो हर 2 महीने में बात करता था उससे तकरीबन, तो पहले उतना नहीं था। लेकिन लास्ट मंथ मैंने स्पोक टू हिम, तो थोड़ा सा उसका जो मोरल था डाउन दिख रहा था। कह रहा था कि पेन बहुत होती है, पर कोई बात नहीं, मैं सहूंगा, पुलिस में बड़ी पेन सही है, तो ये भी कोई बात नहीं है, हंस के बोल दिया। लेकिन मैं समझ गया था कि भीतर से वो बहुत ही है अपसेट है, डिप्रेशन में है थोड़ा सा। लेकिन हो सकता है पेन बहुत बढ़ गई हो, क्योंकि कैंसर में यही होता है कि जब जितना आगे बढ़ती रहती है तो पेन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। और जब आदमी को पता लग जाए कि अभी कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, तो हो सकता है फिर पेन बर्दाश्त करने का बाद आदमी निकल जाए, तो एक ऐसी वीक मूवमेंट आ जाती है जब आदमी ऐसा स्टेप ले लेता है। और किसी के साथ भी हो सकता है। पर बहुत ही अच्छा ऑफिसर था, वेरी कॉम्पिटेंट। अगर उन्हें ये चीज ना हुई होती तो वो तो श्योर शॉट पुलिस कमिश्नर और DG बनने वाला बंदा था। काफी पसरीचा साहब, वेरी गुड PRO आल्सो, बहुत ही लोगों की मदद करता था। इंडीड पसरीचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने की। एंड हम दोबारा आपसे बातचीत करेंगे सर, इसलिए क्योंकि आपने बताया कि आपके पर्सनल उनके साथ रिश्ते भी रहे, हर 2 महीने में आप बात करते रहे हैं। हमारे साथ उज्जवल निकम साहब भी जुड़ गए हैं, जाने माने वकील का साहब के मामले में आप जानते ही हैं। आप उज्जवल निकम साहब, ये बहुत चौंकाने वाली खबर सर। ये बहुत दुखद घटना है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि हिमांशु रॉय एक ऐसा महाराष्ट्र पुलिस में शख्स थे कि जो पुलिस कांस्टेबल से भी पुलिस इंस्पेक्टर SP तक बहुत परिचित, और लोगों को हमेशा लगते कि अपना अधिकारी है। इनमें उनका परिचय तो 30-35 साल से, जब जहां जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में मालेगांव में ASP हुए थे। मालेगांव तो हिंदू मुस्लिम का राइट बहुत प्लेस है, वहां जाना जाता है। लेकिन वो बहुत उन्होंने खुबियातरी से वो हैंडल किया था। फिर नासिक में SP बने, फिर बम्बई में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बने, और उन्होंने जो भी केस इन्वेस्टिगेट की थी, आज के जो आज का फैसला जो हुआ है बम्बई में मीनाक्षी थापा का, वो उनकी वक्त के टाइम में हुआ था इन्वेस्टिगेशन। और इतना ही नहीं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो केस उनके दरमियान इन्वेस्टिगेट होती थी उन पे तो ध्यान देते थे, लेकिन जिस केस से उनका कोई संबंध भी नहीं था उस पर भी वो पर्सनल नजर रखते थे।
मुझे याद है कि 26/11 जो बम्बई में हमला हुआ था कसाब का, तो उस वक्त जो फाइनल आर्गुमेंट्स हुए थे, फाइनल आर्गुमेंट्स में मुझे कहा था कि निकम साहब ये आर्गुमेंट्स आप कब शुरू करेंगे। मैंने उनको वक्त दिया था। उस वक्त में ऑर्थर रोल्जे, मिस्टर हिमांशु रॉय एंड मिसेस हिमांशु रॉय दोनों कोर्ट में मौजूद थे आर्गुमेंट के सुनने के लिए। इतने हमेशा वो दिलचस्पी लेते थे, हर कोई लीगल मैटर में रहे या इन्वेस्टिगेशन में रहे। इतना ही नहीं, तब कसाब को फांसी देने का जब समय आया था, तो बंबई से ऑर्थर रोड जेल से पुणे एयरपोर्ट तक उनमें एक जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी थी कि भाई इससे इन्हें इस तरह से निकाला जाए। उज्जवल निकम साहब, प्रोफेशनल ये आपने प्रोफेशनल रिश्तों की बात की। आई एम श्योर आप 30-32 साल से उनको जानते थे, तो एक पर्सनल रैपो भी आपका कायम हो गया होगा। आपको उनके बीमारी के बारे में भी पता लगा होगा। इस बीच आपकी कभी उनसे बात हुई? आपको लगा कि ये वो हिमांशु नहीं है जो बीमारी से पहले का हिमांशु हुआ करता था? और आखिरी बार कब आपकी बातचीत हुई होगी? मेरी 2 महीने के पहले टेलीफोन पे बात हुई थी उनसे, और हमने कहा था कि हम जरूर मिलेंगे। उनको बहुत खुशी हुई थी और मैंने कहा यू आर वेलकम, वील डिस्कस सर्टेन थिंग। 2 महीने के बाद मेरी उनसे कुछ बात नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त मैं बिजी हुआ था, और 2 महीने के बाद में मेरी उनसे बात हुई। पर मुझे टेलीफोन पे ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो डिस्करेज है, नर्वस है, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन थे, जिम में हमेशा जाते थे, और वो पर्सनल बिलीव उनका ये था कि कुछ भी हो हम सामना करेंगे, और योद्धा के तरह वो हमेशा अपने बीमारी से लड़ते रहे। पर एट लास्ट हार गए सर। टॉप कॉप हमारे बीच नहीं रहे। उज्जवल निकम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय सिंह मेरे सहयोगी अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। संजय, अब तो आपके फ़ोन लगातार रिंग करना शुरू कर गए होंगे, क्योंकि इस वक्त ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर है। लोग सच में सन होंगे इस बात को सुनकर कि वो आदमी जो जिंदा दिल था, वो आदमी जो अपनी सेहत का, अपनी बॉडी का इतना ख्याल रखता था कि घंटों जिम में बिताता था, वो आदमी जिसने बॉलीवुड को भी इंस्पायर किया था, वो हार मान गया अपनी बीमारी से। जी बिल्कुल, दरअसल में यही बहुत बड़ी दुखद खबर है। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानता था, मेरी कई बार उनसे मुलाकात हो चुकी थी। मैं उनसे आपको इंसिडेंट बता दूं कि जब पहली बार मैं मिला था तब वो छुट्टी मांगने आए थे। तब जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम हुआ करते थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह, और उसके पास वो छुट्टी मांगने आए थे क्योंकि वो डीसीपी थे, जूनियर ऑफिसर थे, और उन्हें हिमालयज में एक ट्रैक पर जाना था 18 दिन के, और वो छुट्टी मांगने आए थे। मुझे याद है कि वो पहली बार उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और तभी पता चला था कि ये व्यक्ति कितना लाइफ को सिर्फ अपने फोर्स का, पुलिस के अलावा लाइफ को जीने में पूरी तरह से यकीन करता है। और इसी के बाद उन्होंने आगे जाकर अपने जो बॉडी बिल्डिंग को भी एकदम पैशन के तौर पे बना लिया था, और आज वो व्यक्ति नहीं रहा। मैं आपको दिखाऊं, वो गाड़ी दिखाऊं जिसमें लेकर आया गया था उन्हें। ये वो गाड़ी है जिसमें उन्हें लाया गया। उन्होंने अपनी जो बिल्डिंग जहां वो रहते हैं, सुरुचि बिल्डिंग, जो सरकारी आवास स्थान था, वहां पे खुद को गोली मारी, और उसके बाद उनके जो ऑर्डरली और पुलिस वाले और वाइफ वगैरह उन्हें इस गाड़ी में लेकर आए थे। आपको शायद वो पिछली की जो सीट है गाड़ी की, उस पर ब्लड के स्टेन्स वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं, इसी पिछली वाली जो सीट थी इस पर उन्हें बिठा के लेकर आया गया था इस गाड़ी में। उनके जो सरकारी निवास स्थान है वहाँ से, और वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये बॉम्बे हॉस्पिटल। मुंबई का काफ़ी जाना बाना अस्पताल है बम्बई अस्पताल, जिसकी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और यहाँ आते ही उन्हें डेड बिफोर एडमिशन डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस का जमावड़ा है, पुलिस के काफ़ी सख्त इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए हुए, यहाँ तक कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर देवेंद्र भारती खुद सारे मामले को सुपरवाइज कर रहे हैं। पुलिस खुद काफ़ी इस मामले को लेकर सदमे में है, क्योंकि उनके बीच का एक ऐसा जाना माना अफसर था, वो चला गया जिसे काफ़ी लोग पसंद करते थे, और जिसने काफ़ी अहम जो केसेस हैं वो उसने सॉल्व किए थे, और काफ़ी लंबा और एक बहुत अहम करियर उनका रहा था। उन्होंने 1995 में पहली उनकी पोस्टिंग हुई थी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नासिक रूरल के तौर पर। उसके बाद उन्होंने अहमदनगर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर काम किया। उसके बाद में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में रहे, मुंबई पुलिस में डीसीपी ट्रैफिक रहे, डीसीपी जोन 1 में रहे, जो काफ़ी सेंसिटिव जोन माना जाता था। उसके बाद में जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम रहे, यानी अंडरवर्ल्ड से जो सीधे सीधे लड़ने वाली जो पुलिस की संस्था है और जो आम है उसमें रहे थे। और उन्होंने काफ़ी उनके दौर में
काफ़ी अंडरवर्ल्ड कंट्रोल में आया था। एक तरह से उन्होंने कमर तोड़ के रख दी थी अंडरवर्ल्ड की। और उसके बाद में एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS के भी वो प्रमुख रहे। एक से एक हाई प्रोफाइल जो उन्होंने पोस्टिंग की थी और हर जगह पे उन्होंने अपना ज़बरदस्त काम दिखाया था, अपनी कार्य क्षमता है उसका उन्होंने परिचय दिया था। उसके बाद वो एडिशनल DG हाउसिंग के पद पे तैनात हुए थे और जिसके बाद वो जो बीमार हुए तो लगातार उनकी बीमारी उनकी जो सेहत थी वो खराब करते गई और उनकी सेहत खराब होती गई। और इसके साथ वो एक तरह से दुखी भी होते गए, डिप्रेशन में भी जाते गए। उन्होंने लोगों से मिलना और बातचीत करना लगभग एक कम कर दिया था। इनफैक्ट मेरी भी एक दो बार जब मैंने फ़ोन पर बात किया था तो आमतौर पर उन्होंने ज़्यादा बातचीत वगैरह करने के बजाय एक उदासीन सा रवैया दिखाया, जबकि हमेशा लोगों से मिलते थे, बातचीत वगैरह करते थे और बेसिक पुलिसिंग के बारे में उनका एक काफ़ी डीप नॉलेज था, काफ़ी इफेक्ट में काम करते थे। और आज वो अधिकारी है वो यहाँ नहीं रहा है। उनका जो पार्थिव शरीर है वो पीछे जो अस्पताल है, बॉम्बे अस्पताल आप देख रहे हैं, इस अस्पताल में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। पुलिस अभी भी इस बारे में ऑफिशियल तौर पे पुष्टि करके ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस ने नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे जहाँ तक हमारी अस्पताल के सूत्रों से बात हुई है, पुलिस वाले हर कोई ने इस बात की पुष्टि कर दी है एक तरह से कि उनकी जो डेथ हो चुकी है। फिलहाल उनके साथ में जब उन्होंने गोली मारी तब उनके घर में ऑर्डरली था, उनकी पत्नी भी वहाँ पर मौजूद थी, उनके परिवार वाले सब यहाँ पर है और पुलिस के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी उसमें ख़ास तौर पे इसमें शुरुआत ही अब से 1-2 घंटे पहले ही ये बात हुई है, तो एग्जैक्टली तौर पे कहना मुश्किल है कि क्या वजह रही होगी खुद को गोली मारने की। लेकिन एक जो फिलहाल जो कयास लगाया जा रहा है वो ये है कि जो बीमारी के चलते वो काफ़ी परेशान थे, अपनी ख़राब सेहत को लेके काफ़ी परेशान थे और जिसको लेके वो उन्होंने एक तरह से कभी ज़िंदगी से उन्होंने हार नहीं मानी थी और खुद को टूटता हुआ नहीं देख पा रहे थे। शायद ये एक वजह हो सकती है। शुरुआती तौर पे कयास लगाए जा रहे हैं, पुलिस वाले भी इस बारे में ऑफ रिकॉर्ड तौर पे बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस उनको और उनके परिवार को सांत्वना दे रही है। और जो भी आखिरी तौर पे संजय के अभी जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो साफ तौर पर कह रहे थे कि 2 महीने पहले मेरी उनसे बातचीत हुई है और वो थोड़ा डिफरेंट साउंड कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका मनोबल टूट गया है। उन्होंने बातचीत में ये कहा था, ये उनके लफ्ज़, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत पेन होता है, मैं बहुत तकलीफ़ में रहता हूँ, लेकिन पेन तो पुलिस वाला रहते हुए भी मुझे हुआ है और हम इस दर्द से बाहर आएंगे। ये उन्होंने फॉर्मर DG PS पसरीचा को कहा था। लेकिन बता रहे हैं फॉर्मर DG संजय कि उनको उस वक्त ये एहसास हो गया था कि शायद चीज़ें अब हाथ से निकल गई है, बहुत बुरा हो रहा है। 2 महीने पहले जी बिल्कुल, दरअसल जी मैं आपको बता दूं, उन्होंने लगातार अपने इलाज और बेहतरी के लिए लगातार कोशिश की थी, अलग अलग जगह से इलाज कराया था, इनफैक्ट विदेशों में भी जाकर उन्होंने इलाज करवाया था, लेकिन कहीं से किसी तरह का फ़ायदा होते हुए नहीं दिख रहा था। इसके वजह से वो एक तरह से काफ़ी निराश हो गए थे। मैंने बता रहा हूँ, ये व्यक्ति आमतौर पर दुबला पतला इंसान हुआ करता था, लेकिन उसने अपने आप को फिजिकल फिटनेस के उस लेवल पर लेकर गया कि बड़े बड़े बॉडी बिल्डर से लोग उनको कंपेयर करने लगे थे और बाद में उसी ने अपने सेहत को, अपने शरीर को एक एक करके जीर्ण शीर्ण होते हुए देखा तो वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर पाया। दरअसल में कहते हैं कि वो उस तरह के अधिकारी थे, इतने जाबाज अधिकारी थे कि गोलियों का सामना कर सकते थे, बड़े से बड़े गुंडे टेररिस्ट का सामना करने में उन्हें तकलीफ नहीं होता, क्योंकि वो एक पेन अलग होता है जो एक पुलिस वाला ड्यूटी के दौरान लेता है, लेकिन जो शरीर वाला जो पेन होता है जिसमें इंसान बीमारी से तो लड़ता है लेकिन खुद को एक तरह से असहाय पाता है और इनएक्टिव भी पाता है पुलिस फोर्स में काम करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि उनको काफ़ी हद तक डिप्रेशन में लेकर चला गया था। रूबिका संजय, कोशिश कीजिएगा, आप कह रहे हैं कि पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद है, हालांकि ये इतने सदमे की घड़ी है और लोग इतना शौक में होंगे, आई रियली डोंट नो कि वो मीडिया से बात करना चाहेंगे या नहीं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं और उसके बाद इस बड़ी खबर पर लगातार बने रहेंगे, क्योंकि टॉप कॉप महाराष्ट्र के खुदकुशी कर लेते हैं, वो भी तब क्योंकि अभी देखिए आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है, कोई जानकारी इस पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन लोग ये बता रहे हैं, संजय खुद ये कह रहे हैं कि सोर्सेज जिनसे बातचीत हो रही है वो ये कह रहे हैं कि बीमारी को लेकर वो बहुत निराशावादी हो चुके थे और हो सकता है कि बीमारी के चलते वो हार मान गए।